गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज ये 12वां टेस्ट सीरीज़ है बीपीएससी टीआरई 2 के लिए। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ 12 नंबर है। इसके पहले 11 टेस्ट सीरीज़ का वीडियो हम लोगों ने देख लिया था और आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है आज के लिए कि x रुपया की एक राशि पर 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 45 रुपया है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, यानी कि जो राशि है कितनी राशि है वो बताना है। तो इसमें देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो अंतर होता है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला है, यानी कि P/R/100 का होल स्क्वायर होता है, जहाँ P मूलधन है। अब यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है, देखिए सवाल में अंतर दिया हुआ है 45, यानी कि 45 रुपया अंतर है। और यहाँ मूलधन का मान दे दिया है x, यहाँ पे जो रेट है उसका मान दिया हुआ है 7.5। अब ये 2200 इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं कि देखिए, ये जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि ये जो स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ से हम एक लाइन देख सकते हैं कि ये 100 का चूँकि स्क्वायर है तो 100 2 बार आएगा, यानी कि ये क्रॉस कराएंगे तो 45 के साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे जो है 7.5 और 7.5 भी आएगा, चूँकि होल स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ से जब इसको आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमारा 8000 रुपये इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से इसका पहले का आंसर है, यानी कि ये जो 8000 रुपया है। देखिए, इसका दूसरा सवाल अब देखते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए ये बोर्ड मास का ये सवाल है। यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेशन करने हैं, अर्थमेटिक का ये सवाल है। तो इसका भी देखिए, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये दिया हुआ है सवाल आपका इस तरह से है कि 7.2 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाई 0.12 है और इंटू में 0.2 है, फिर -5। तो यहाँ पे देखिए जो भी दशमलव जो भिन्न दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ये चूँकि डिवाइड में दिया हुआ है तो 8.4 में 0.2 से डिवाइड करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.2 का। तो जब आप इसे इसका दशमलव चेंज करके जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 7.2 है और यहाँ पे ये 12 से 84 7 बार में कटेगा, यानी कि 0.7। तो ये 0. जब इसमें हम ये आप दशमलव को जब चेंज कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा दशमलव का जो स्थान है वो बदलेगा और यहाँ से देखिए सीधे ये 12 7 84 हो रहा है। तो 14 बार में ये पूरा इसका 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.7 से कटेगा। ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और इस तरीके से दशमलव का भी अंक कुछ इधर उधर होगा और इस तरीके से यहाँ पे 14 आएगा और माइनस में देख लीजिए यहाँ से। इसको जब आप हल करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा आ जाता है 7.2 प्लस 14 माइनस 300 और प्लस 3। तो इस तरीके से ये जब सबको हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका आंसर होता है माइनस में आएगा, यानी कि -275.8 इसका आंसर आएगा। तो इसमें है कि देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे लिखते समय पूरा स्क्रीन भर जाएगा और सही से समझ में भी नहीं आएगा। जब इतना आपके सामने ये है तो आप इसको कॉपी पर अपने से आप जब इसको दशमलव का चेंज करेंगे तो इस तरीके से आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए, अगला इसका प्रश्न था कि इसका तीसरा प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है वहाँ पे, ये बताना है। तो इसको देखिए, इसमें जो रुका हुआ समय होता है तो इसमें क्या करते हैं कि जो यहीं पे इसको देख सकते हैं कि जो रुका हुआ समय है, मैंने कितने मिनट तक औसत वो रुकेगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस चाल से पहले वो चल रही थी, यानी कि 72 से चल रही थी और इसमें से 60 को हम, ये चूँकि रुकते समय उसकी चाल जो है कि 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसमें और फिर जो है कि जो प्रारंभिक उसका वेग होता है उससे भाग करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 72 में से 60 घटेगा तो ये 12/72 होगा। तो और 12/72 में जब इसको भाग करेंगे तो ये 12 × 72 कट जाएगा, यानी कि 6 बार में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका आंसर हो रहा है, यानी कि जो आपने अभी देखा कि इसमें जो आ रहा था कि 12/72 जो आ रहा था, तो इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 को ये हो गया आपका घंटा। जब इसको हम मिनट बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से ये 60 जो है वो 10 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से सही इसका आंसर हो जाएगा कि 10 मिनट रुकेगी वहाँ पे। तो इसका सही आंसर है कि 10 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। तो इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिकोणमिति का प्रश्न है कि cot स्क्वायर 62 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 28 प्लस cos स्क्वायर 30 और प्लस tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ऐसे सवालों में देखिए क्या करते हैं कि cos स्क्वायर 30 और tan 60 का मान होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है
तो जिसका वैल्यू पूरा होता है आप उसके वैल्यू को रख देंगे, और बाकी ये जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग इसको सेट करेंगे फार्मूला पे। इसको जब लाएंगे तो ये आसानी से हल हो सकता है। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि इसको भी जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा। तो सॉल्यूशन दिया है उस पर आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिए ये कॉट स्क्वायर 62 है और सेक स्क्वायर 28 है। देखिए कॉट स्क्वायर को हम क्या करते हैं कि इसको tan बना लेते हैं। तो कॉट 62 है तो इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला पर लाएंगे तो 90 में से 28 डिग्री घटाएंगे तो 62 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ सेक स्क्वायर 28 को रहने देते हैं। कॉसेक स्क्वायर 30 का मान जो है कि वो 4 हो जाएगा, चूँकि कॉस 30 का मान 2 होगा और इसका स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा। tan स्क्वायर 60 यानी कि tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। चूँकि ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 3 हो सकता है। अब देखिए यहाँ से कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान होता है वो tan थीटा होता है, यानी कि यहाँ से हो गया ये tan स्क्वायर 28 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan स्क्वायर होगा, यहाँ से गलती से यहाँ पे tan 28 हो गया, यहाँ पे tan स्क्वायर 28 होगा और माइनस सेक स्क्वायर 28, और यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। tan स्क्वायर 28 माइनस सेक स्क्वायर 28। एक फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इस तरीके से यहाँ पे tan स्क्वायर 28 माइनस सेक स्क्वायर 28 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ से tan स्क्वायर है पहले माइनस सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 होगा, और ये 4 और 3 7, यानी कि 7 में से 1 घटेगा तो इसका आंसर 6 आ गया है। इस तरीके से इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि आंसर 6 होगा इसका। और नेक्स्ट इसका प्रश्न जो है वो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x + y का मान 12 है, x y का मान 27 है, तो x³ माइनस y³ का मान निकालना है। तो आइए इसे भी देखते हैं। और देखिए यहाँ पे x y का मान दिया हुआ है 12 और x y 27 है। यहाँ से देखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे जब, इसका फॉर्मूला होता है कि x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x + y का मान दिया हुआ है 12, यहाँ 12 का देखिए 12 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये है, माइनस में देखिए यहाँ पे 4, और ये x y का मान यहाँ पे दिया हुआ है 27। तो 12 का स्क्वायर 144, 27 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 108, 144 में 108 का अंतर होगा 36। यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये 36 था, तो यहाँ पे जब हम x y का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर आकर के इधर रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 हो जाएगा, यानी कि 36 का ये 6, यानी कि x माइनस वाई का मान हो गया 6। अब आप इसे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ से आप x + y का मान 12 है और x माइनस वाई का मान 6 है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन लेकर के x y का मान निकाल करके भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे फार्मूला से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और सोल्यूशन है कि देखिए अब यहाँ से x³ माइनस y³ का जो मान होता है इसका फार्मूला होता है कि x माइनस वाई का होल क्यूब और -3xy × x माइनस वाई। x माइनस वाई का मान आपके सामने आया हुआ है 6, यहाँ से 6 का क्यूब कर देंगे, और +3 × xy का मान 27 है जो कि दिया हुआ है, और फिर x माइनस वाई का मान 6 है। अब इसको जब हम हल करते हैं तो 6 का क्यूब जो है कि 216 है, और यहाँ से 3, 27 और 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 486, दोनों को जोड़ने पर 702 इसका आंसर आता है, जो कि इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से इसमें 5 का ऑप्शन डी सही होगा, आप सवाल में देख सकते हैं। इसके बाद से ये देखिए यहाँ पे कुछ ये ज्योमेट्री के सवाल है जो बहिष्कोण से संबंधित है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आप देख सकते थे। देखिए यहाँ पे इसके बाद ये देखिए ये छठा प्रश्न है, और इसका छठे प्रश्न का इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो 1.5 इसमें सही जवाब ऑप्शन ए है, 105.5 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये ज्योमेट्री के प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा सब हल करने में इसमें भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसमें देख लीजिए, और यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है कि एक समद्विभाजक रेखा दी है कि जो आर की बाह्य समद्विभाजक रेखा एक दूसरे से वो बिंदु पर मिलती है, तो और यदि क्यू ओ आर जो दिया हुआ है वो 31 डिग्री यानी कि 31.2 डिग्री है, तो पी क्यू और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि पी क्यू और पी आर का मान जो है वो बराबर है। तो क्यू के देखिए 7वां प्रश्न इसका है, मूल बिंदु से बिंदु 6 - 6 की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हम जानते हैं कि 0, 0 होता है। तो इस देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है, और मूल बिंदु से हमको 6 और -6 की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से फार्मूला होता है कि इसको ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो यहाँ से फार्मूला है, यानी कि इसमें से
इसके पहला निर्देशांक में से पहला निर्देशांक हटा लेंगे, यानी कि x1 माइनस x2 जो होता है, तो 0 माइनस 6 हो जाएगा, या इसमें से 0 से 6 हटा लेंगे और फिर इसमें से 0 माइनस 6 कर लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए 0 है और ये माइनस है, और फिर यहाँ से माइनस 6 इसको घटाना है। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 0 माइनस 6, यानी कि यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, आपको हम बता देते हैं। जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 6 का माइनस 6 का स्क्वायर होगा, और यहाँ से आप फिर ये कर सकते हैं 0, ये माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं कि ये माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस 36 हो जाएगा, और फिर ये 36, तो रूट 72 है। और रूट 72 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इसमें से 6 का पेयर लगेगा, ये बाहर निकलेगा, और 6 रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं, 6 रूट 2 इकाई इसकी दूरी होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो 8वां प्रश्न जो है वो जी, अब देखिए यहाँ से ये 8वां प्रश्न इसका है जो जीके जीएस के हैं। 8वां प्रश्न है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है। तो बिहार के लिए प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो हैं इसका नाम है अथर्ववेद, इसके लिए सही जवाब होगा। और अथर्ववेद जो है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत के रूप में आता है, और क्योंकि अथर्ववेद में ही मगध शब्द का उल्लेख मिलता है। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे उसके गुरु थे यानी कि विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य या चाणक्य जो है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे थे, उनके प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक भी लिखी है, और इस तरीके से इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। और नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ से 10वां प्रश्न है कि 6 फरवरी 2023 को 65वीं ग्रैमी पुरस्कार में भारत की ओर से किसने अवार्ड जीता। इसका सही जवाब है रिकी रेज। और रिकी रेज को ये जो अवार्ड दिया गया है उनको उनकी एल्बम जो है कि डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। डिवाइन टाइड्स ये उनकी रचना है डिवाइन टाइड्स, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 10 फरवरी 2023 को ICC T20 महिला विश्व कप किस देश में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब है कि ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था, और इसका सही जवाब है कि साउथ अफ्रीका में ये शुरू हुआ। और इसमें विजेता टीम जो है कि ऑस्ट्रेलिया रही थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था। तो ये आयोजन इसका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और विजेता टीम रही थी इसमें ऑस्ट्रेलिया। उदय ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। उदयन के द्वारा, चूँकि उदयन जो है कि उन्होंने राजगीर शहर से हटा करके मगध की जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, और कहा जाता है कि उदय ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। और अगला प्रश्न होगा कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष बनाया गया है सुमन के बेरी को बनाया गया है, यानी कि इसमें राइट आंसर इसका बी है। और नेक्स्ट सवाल है इसका, ये देखिए केमिस्ट्री के प्रश्न है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए प्रोपेन यानी कि जिस कार्बन की जो संख्या 4 यानी कि रहती है, जो परमाणु संख्या कार्बन के अगर 4 उसमें परमाणु रहेंगे तो इस तरीके से वो प्रोपेन होता है। जबकि कार्बन की संख्या 3 रहने पर उससे हम प्रोपेन कहते हैं, और 4 रहने पर देखिए प्रोपेन पूछ रहा है ना, हमने गलत बता दिया। देखिए इसमें प्रोपेन जो होता है वो C3 होता है, यानी कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ, और C4 वाला जो होता है वो ब्यूटेन होता है, तो इस तरीके से प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो इसमें सही जवाब होगा इसका C3H8 हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन जो है कि वो एल्केन श्रेणी का है। और एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिए अब यहाँ से बताते हैं कि एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CnH2n और +2। ये एल्केन का रासायनिक सूत्र है। और जो प्रोपेन है जिसमें N लगा हुआ है यानी कि वो एल्केन श्रेणी का है, तो इसमें C3 होगा। और देखिए H जो हो जाएगा 2n, यानी कि जितनी कार्बन की संख्या है उसका दुगना उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 8। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि इसमें से देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन जो है कि लेंस सूत्र को दर्शाता है। देख लीजिए जो लेंस सूत्र होता है, देखिए ये पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1/v + 1/u = 1/f,
ये दर्पण सूत्र है, यानी कि ये मिरर फार्मूला है। और इसमें देखिए सिर्फ माइनस का जो चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि जिसमें वैसे ऑक्साइड होते हैं जिसमें दोनों ही गुण होते हैं, यानी कि क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं, उसको हम कहते हैं उभयधर्मी। तो देखिए इसमें जिंक ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि जिंक जो है कि वो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ये उभयधर्मी धातु है, ये जिंक है, एल्युमिनियम है, टीन है और जो लेड होता है वो उभयधर्मी होता है। तो इसमें देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। और इसके अगला प्रश्न है कि एथेनॉल के बताना है कि एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, बताना है कि एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है। तो इसमें देखिए सही जवाब इसका है कि एथेनॉल खमीरों में अनाक्षिक श्वसन क्रिया होती हैं और उसके द्वारा ये एथेनॉल निर्मित होता है, यानी खमीरों में अनाक्षिक श्वसन क्रिया के दौरान, इसमें ये खाली स्थान जो भरने के लिए दिया है उसके दौरान ये निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप जो है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, इसमें देखना है। तो देखिए इसका सही जवाब है यानी कि मेडुला के द्वारा ये जो होता है, यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेंटा के द्वारा जो है कि ये रक्तचाप और श्वसन गति का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, और इसका देखिए इसमें सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज जो है कि मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी, इसमें डी सही है। और नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण के द्वारा किया जा सकता है, मैंने किसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है, यानी कि जब विद्युत से हम जब किसी यंत्र के द्वारा काम करते हैं तो उससे हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो इसके लिए देखिए विद्युत मोटर इसका सही जवाब होगा कि देखिए क्योंकि विद्युत ऊर्जा से यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा हम मोटर को चलाते हैं और उसके द्वारा काम होता है, तो इस तरीके से ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो 21 का इसमें ये डी जो है कि सही जवाब है। और मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं, ये अगला प्रश्न है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं, तो इसका सही जवाब है कि 31 जोड़ी कुल होती हैं मेरु तंत्रिकाएँ। और 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब है कालाहारी, जो ये मरुस्थल हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल वहीं जो चंपारण सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाए थे और उन्हीं के बुलाने पर महात्मा गांधी आए थे। तो ये मुरली भरहवा गांव के थे, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। 25वां प्रश्न इसका होगा कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। मारमागुआ जो ये बंदरगाह है गोवा राज्य में स्थित है। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि इसमें कौन सा जो पत्रिका था उसको अबुल कलाम आज़ाद ने इसको प्रकाशित किया था। तो अल हिलाल नाम की जो ये पत्रिका थी, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था। श्रम विभाजन की अवधारणा का ये बताना है कि उसकी किसने समर्थन किया था श्रम विभाजन की अवधारणा का, तो स्मिथ इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था, पर किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये किसका कथन है। ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो विभाजन है हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा हुआ है। और हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, हालांकि उसको बाद में रद्द भी कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि दिल्ली सुल्तान
दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और आसन व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये 30वां प्रश्न है, देख लीजिए कि दिल्ली के किस शासन के द्वारा कीमत नियंत्रण और आसन व्यवस्था आरंभ की गई थी? तो इसमें सही जवाब इसका है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये काम किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए यहाँ से कि ये अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में, यानी कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो राज्यों में बिहार का सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, यानी कि बिहार का है 11 से 6 और अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए अब 32वां प्रश्न है कि अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? अल नीनो क्या है? तो ये देखिए महासागरीय जलधाराएँ हैं और इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कि क्यों? देखिए क्योंकि इसमें सही जवाब है कि यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। ये अल नीनो जो है कि एक गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो का जो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो, उसके पहले 1942 के कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में इसे प्रस्ताव के रूप में लाया गया था। तो किसने इसका प्रस्तावित किया था ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया था। और नेक्स्ट प्रश्न होगा, देख लीजिए कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किस काल में हुई है, उसका सही तरीके से उसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिएगा सही जवाब इसका बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो ये कामागाटामारू का जो प्रकरण हुआ था, ये एक जापानी जहाज था, ये प्रकरण जो है कि 1914 में हुआ था। तो आप लिख सकते हैं 1914। तिलक के द्वारा जो ये होम रूल लाया गया था तो ये 1916 में हुआ था। और महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 जो है कि पहले हुआ, यानी कि 2 पहले हुआ, उसके बाद से फिर 3 और उसके बाद 1, 2 3 1, इसका राइट आंसर डी होगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए जो कैबिनेट मिशन था वो मार्च 1946 में भारत आया हुआ था और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय के बुजुर्ग जो है कि सदस्य थे और वो बिहार के आरा से ही थे। तो इस तरीके से उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, क्योंकि उस समय वो वरिष्ठ सदस्य होने के कारण उनको संविधान सभा की अध्यक्षता दी गई थी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? यानी कि निर्वाचन आयोग का बताना है कि किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में भारत के लिए निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया गया है कि वो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? देख लीजिए पीएम का क्या तात्पर्य है। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का जो तात्पर्य है, यानी कि इसका मतलब होता है कणिकीय पदार्थ, यानी कि इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि पार्टिकुलर मैटर, इसका मतलब होता है पीएम का। तो इस तरीके से नेक्स्ट है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण के द्वारा कौन सा प्रभाव नहीं होता है? देखिए त्वचा रोग जो है इसका ये ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है, क्योंकि त्वचा स्किन जो कैंसर है या स्किन में जो भी समस्याएं होती हैं वो विकिरण के द्वारा होता है। तो इस तरीके से उच्च रक्तचाप, फिटनेस या फिर ये जो श्रवण ह्रास है, यानी कि लोगों में जो सुनने की क्षमता कम होती है, तो ये तीनों ही ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, मगर त्वचा रोग ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ओजोन जो है। तो ये प्रकाश रासायनिक स्मॉग यानी कि जो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और प्रकाश रासायनिक जो यानी कि स्मॉग का मतलब धूम कोहरे से जो होता है, यानी कि जो प्रकाश रासायनिक में धूम में क्या होता है, जो स्मॉग होता है उसमें कोहरा है प्लस धुआं रहता है प्रकाश, और उसमें ओजोन की भी मात्रा रहती है, उसके बाद से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रहता है। और यह जो ये रासायनिक जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग होता है वो त्वचा रोग और श्वसन जो संबंधी रोग होता है अस्थमा, उसके लिए जिम्मेवार होता है। तो इस तरीके से ये आज का प्रश्न था 12वें जो है कि टेस्ट सीरीज़ का। इसके बाद से नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपने सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं।